और मैं जहाँ रहता था वो बस्ती का नाम है रामरही नगर टेकरा, जो एक अहमदाबाद की सबसे बड़ी जो झुप्पड़पट्टी जो बोलते हैं वो एरिया है। कि लाइफ में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो हो सकता है कि शायद तुम मंजिल पा ना सको, लेकिन कहीं तो तुम पहुंचते हो। अभी गुजराती में एक कहावत है, निशान चुक बाप नहीं माप नीचू निशान। तो कई बार तो ऐसा होता है, सुबह में 4 बजे उठा हूँ, रात को 10 बजे में थक गया हूँ सब काम पूरा करके, और 10 बजे में पढ़ने बैठता था, मेरी आंख से लिटरली पानी निकलता था। लेकिन एक चीज थी, मुझे इतना पता था कि एक बार मैं सीए बन जाऊंगा तो इंशाल्लाह ये सब मेरी जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। तो ये पूरे 4 या 5 साल की जो जर्नी थी वो मुझे पेनफुल तो थी, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो पेन नो गेन। हेलो। तो आज हम करीम लखानी सर के पास आए हैं, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उनसे बात शुरू करते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू की और इस मुकाम तक कैसे कैसे पहुंचे। हेलो सर। सर, सबसे पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से किस तरीके से अपनी जर्नी शुरू की। जी सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि आज मैं 2 यंग लोगों के साथ आज बैठा हूँ और मैं मेरी बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो बर्थ है वो अहमदाबाद में हुआ था और साल है 1973, तो मैंने अभी 50 ईयर्स अपने खुद के पूरे किए। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड उस टाइप के जो भी लोग थे हमारे देश के और हमारे शहर के, ऐसा ही रहा है, बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड, पुअर बैकग्राउंड। और मैं जहाँ रहता था वो बस्ती का नाम है रामरही नगर टेकरा, जो एक अहमदाबाद की सबसे बड़ी जो झुप्पड़पट्टी जो बोलते हैं वो एरिया है। और मेरा जो स्कूलिंग जो हुआ है वो स्कूलिंग मेरा म्यूनसिपैलिटी स्कूल में हुआ है, और मैंने म्यूनसिपैलिटी स्कूल में मेरा स्कूलिंग किया मैंने। और जहाँ में मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, और जो बस्ती में मैं रहता था वहाँ की जो एजुकेशन की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही नाजुक थी, और हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो मुझे हायर एजुकेशन के लिए परमिट नहीं कर रहा था, कि क्योंकि मेरे पास एफोर्डेबिलिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि किस तरह से मैं बुक्स लाऊं, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे। तो जो बैकग्राउंड जो रहा है वो बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल रहा है, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड रहा है। लेकिन एक चीज़ थी, उस टाइम मेरे माँ बाप बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ऑलवेज कहते थे कि बेटा तू भण, तू नहीं भण तो तू जिंदगी में कहीं बनीस नहीं। तो मेरी मम्मी, वो मुझे भले वो बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी करके मुझे बिठाती थी, भले वो मैं क्या पढ़ता था उसको पता नहीं था। तो मैं ये ऑलवेज कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली ड्यूटी माँ बाप की आती है अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, कि वो इंसिस्ट करे, वो फोर्स करे कि बेटा तू पढ़। भले आप शायद पढ़े लिखे ना भी हो इतने, लेकिन आप ये काम तो कर ही सकते हो कि अपने बच्चों को पढ़ाई की तुम इम्पोर्टेंस कह सकते हो, खुद के अनुभव के द्वारा और दूसरे के अनुभव के द्वारा। यस सर, फाइनेंशियल आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप आज सीए के मकाम पर बैठे हुए हैं। तो आपको सीए करने का जो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आपको मिला, वो कहाँ से मिला आपको? फिर मेरे मम्मी जो थे वो, मेरे पापा बीमार रहते थे और मम्मी रंगाटी काम करते थे, तो दिन के 3 या 4 रुपये उसको मिलते थे। जब बारिश पड़ती तो हमारे घर में पानी गिरता था, तो मैं सोचता था कि, और मुझे एक चीज़ थी कि मुझे एक हैबिट थी रीडिंग की। मैं पढ़ने में इतना होशियार नहीं था, क्योंकि स्कूलिंग ऐसा था कि वहाँ पढ़ाते नहीं थे। म्यूनसिपैलिटी स्कूल में आप जानते हो उस टाइम का, अभी का स्टैंडर्ड मुझे पता नहीं, लेकिन उस टाइम का स्टैंडर्ड तो बहुत ही खराब था। और मेरे जो आजू बाजू जो एरिया जो लोग बच्चे थे वो भी सब वही थे कि पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने से किसका भला हुआ है। जो अपने एरिया में जो हमारे सब बच्चे बातें करते रहते हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं है, तो मुझे भी वही था कि नहीं। लेकिन फिर ग्रेजुएट मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, हमारी बाजू एक लाइब्रेरी थी, तो वहां जाके मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। तो उस टाइम मुझे पढ़ने से पता चला कि अगर मुझे मेरी फैमिली की सिचुएशन अगर सुधारनी होगी और हमें अगर गरीबी में से बाहर आना है, तो और तो कोई हमारे पास ऐसी कोई मिलकत नहीं थी, कोई धंधा नहीं था कि जिससे हम बाहर निकल सके। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि एक ये रास्ता है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, इल्म का रास्ता। ये रास्ता ऐसा है जो हमारी सब परेशानी दूर कर सकता है। तो मेरी इल्म की जर्नी स्टार्ट हुई। अब प्रॉब्लम ये आता था कि आजू बाजू ऐसे लोग नहीं थे कि जिनसे मैं गाइडेंस ले सकूं। तो बहुत लकीली ऐसा हुआ कि 11th 12th में मेरी स्कूल मुझे बहुत अच्छी मिली, आई वाज टॉपर।
तो मैं सरदार पटेल एंड स्वामी विवेकानंद स्कूल में गया और वहाँ का माहौल मैंने देखा, जो मणिनगर की बहुत अच्छी स्कूल, उस टाइम की तो बहुत ही अच्छी स्कूल थी। वहाँ के जो सर थे मेरे, वहाँ मुझे जो मेरे फ्रेंड सर्कल मिला जो नॉन मुस्लिम थे, तो उनके घर में जाता हुआ मैंने देखा कि वो लोग पूरी फैमिली पढ़ रही है। मम्मी पापा पढ़ते हो, बुक लेके बैठे हो या पेपर लेके बैठे हो, भाई बहन हो तो पढ़ने बैठे हो, सोसाइटी में जो भी लोग हो धाबे पे बैठ के पढ़ते हो। तो मेरी जिंदगी में मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ इतना बड़ा पढ़ाई के लिए, वो मेरे एक खास फ्रेंड थे हेमान करके, तो वो सोसाइटी में रहता था, उसके वहां में जाता हुआ उसकी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगी, वो सोसाइटी भी मुझे सपोर्ट करने लगी क्योंकि मैं टॉप आता था। और तब मुझे लगा कि नहीं, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, इसमें रिस्पेक्ट भी है, फ्यूचर में पैसे भी है तुम्हारे पास, और एक इल्म से तुम्हें जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे आने लगा। और फिर मैंने क्या करा कि अब कमाना भी इतना जरूरी था, तो फिर मैंने सुबह 4 बजे उठ के मैं दूध बेचने जाता था घर घर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों बीमार रहते तो मुझे पैसे कमाने पड़ते थे। तो और साथ में मैं क्या करने लगा, पढ़ाई करने लगा और बच्चों को पढ़ाने लगा। तो मैं FI से पढ़ाता भी था और पढ़ता भी था, तो मेरी दोनों जर्नी चालू थी, लर्निंग की तो एंड जॉय ऑफ गिविंग, यानी वो दोनों मैं कर रहा था साथ में। तो वो करते करते मुझे बहुत सारी चीजें मुझे जानने मिली कि जैसे साइंस में डॉक्टर और इंजीनियर है, इस तरह से कॉमर्स में अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। अब मुझे CA का नाम पता चला, लेकिन सबसे मेरे लिए बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरे सराउंडिंग में कोई चार्टर्ड अकाउंट नहीं था। उस टाइम मुझे पता है कि बहुत ही लिमिटेड CA थे। मैं बात कर रहा हूँ 1993 की, आज से 30 साल पहले की बात है। तो उस टाइम इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे नहीं। तो उस टाइम मुझे सबसे पहली बार कि लोग मुझे डराने लगे कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट में तो रिजल्ट एक तक हो जावे छे, चार्टर्ड अकाउंटेंट में पास थવું वो मुश्किल हो जाए कोर्स में। और उनकी बात भी सही थी, क्योंकि उस टाइम 1 या 2% रिजल्ट आता था। फिर कहीं से मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुझे पता चला और मैंने उनकी विजिट ली, और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ये CA बंदा तो अपने जैसा ही है, उसके भी 2 कान है, 1 नाक है, 2 आंखें हैं। अगर ये बंदा भी CA बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। थोड़ा लेट होगा। तो उस टाइम से मुझे 93 में मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे CA बनना ही है, कुछ भी हो। और उस टाइम लोग बता रहे थे कि 1% 2% रिजल्ट आता है, तो मेरे माइंड में पॉजिटिविटी आ गई थी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने 98 फेल है तो उनकी चिंता क्यों करें, तो पास होता है ना, पास होता है, लेट्स डू इट। और यही मैसेज मैं यूथ को देना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो हो सकता है कि शायद तुम मंजिल पा ना सको, लेकिन कहीं तो तुम पहुंचते हो। अभी गुजराती में एक कहावत है, निशान चुक बाप नहीं माप नीचू निशान। हम क्या सोचते हैं कि हम खुद को ही, हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस कम होता है। और कई बार क्या होता है मालूम, हम वो लोगों की सलाह लेते हैं जो इनके एक्सपर्ट नहीं होते। मैंने कैरियर में तो देखा है कि हम कुछ करना चाहते हैं तो जो लोग नहीं कर सके ना उनकी सलाह लेते हैं। उनकी इनसिक्योरिटी होती है कि वो लोग नहीं कर सकते। हाँ, एक्चुअली करना ये चाहिए कि जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं आप उनके पास जाइए कि हाउ यू अचीव। हम वो लोगों के पास जाते हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होता या वो खुद इतने सक्सेसफुल नहीं होते। आज मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं कि मेरे फ्रेंड के पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जब सलाह भी लेते हैं तो हम कई बार, हाँ, उस सलाह देने वाले की नीयत सही होती है, लेकिन उसको ये जर्नी की पता नहीं कि जर्नी में पेन क्या है और गेन क्या है। तो ऑलवेज मैं यूथ को ये मैसेज खास दूंगा कि कैरियर का डिसीजन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मेरे हिसाब से इरिवर्सिबल डिसीजन है। लाइफ में कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो तुम पलट नहीं सकते, और वो डिसीजन तुम्हें लाइफ के एंड तक हैरान करता है या तुम्हें उसका फ्रूट देता है। उसमें से सबसे बड़ा एक डिसीजन है वो आपकी कैरियर का डिसीजन। और लोग क्या करते हैं कैरियर के डिसीजन के लिए, मुझे तो कई बार सरप्राइज होता है, हमें अगर 10,000 का मोबाइल भी लेना है तो हम कितना रिसर्च करते हैं, हर फीचर्स चेक करते हैं। लेकिन अगर जो हमारी लाइफ के एंड तक जो इल्म हमें काम में लगने वाला है, जो हमें रोजगारी देगा, जो हमें पैसे देगा, जो हमें रिस्पेक्ट देगा, जो हमारी लाइफ को सिक्योर करेगा, उसके बारे में हम तपास भी नहीं करते, रिसर्च भी नहीं करते। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे अभी 10वीं में है, 12वीं में या कॉलेज में है या 9वीं में है, वो बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ ये भी सोचना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या बनना है। क्योंकि अगर तुम्हें मंजिल पता होगी ना तो जर्नी में जो एंजॉयमेंट मिलेगा ना तुम्हें, उसकी मजा कुछ अलग ही होती है। और मैंने देखा है कि अपनी कम्युनिटी में इसकी तरफ इतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी बाकी कम्युनिटी में है। तो आई गॉट इंस्पिरेशन कि नहीं, मुझे अब
करना है तो कुछ बड़ा ही करना है, भले मैं पहुंचू ना पहुंचू अलग बात है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं ना, बोलते हैं ना, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं तो करो, कुछ करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे ना जी। जैसे हमारी कम्युनिटी में क्या है कि उनको सिर्फ 2-3 कोर्स के बारे में पता है कि आफ्टर 12th के बाद सिर्फ बीकॉम करना है या फिर बीबीए करना है। अब बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने सीए के अंदर इतना बड़ा रिस्क लिया, तो सीए के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जर्नी आपकी कैसी रही? यानी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, उसमें आपने कैसे अपना सीए कंप्लीट किया? मेरे लिए तो मुश्किल ये था कि लोग ऐसा बोलते कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ये जो कोर्स था उसके लिए 24 आवर्स भी कम होते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि मुझे कमाना भी जरूरी था, साथ में मैं उसी टाइम से मैं सोशल एक्टिविटी करता था, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता था, तो मुझे वो भी कब बंद नहीं करना था, मुझे साथ में मुझे मेरी फैमिली को सर्वाइव करना था। और जो सीए जितना बड़ा एक हाथी जैसा कोर्स मैंने चूज किया था, तो मेरे लिए वो भी चैलेंज था। तो कई बार तो ऐसा होता है सुबह में 4 बजे उठा हूँ, रात को 10 बजे में थक गया हूँ सब काम पूरा करके, और 10 बजे में पढ़ने बैठता था, मेरी आंख से लिटरली पानी निकलता था। लेकिन एक चीज थी, मुझे इतना पता था कि एक बार मैं सीए बन जाऊंगा तो इंशाल्लाह ये सब मेरी जितनी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे। तो ये पूरे 4 या 5 साल की जो जर्नी थी वो मुझे पेनफुल तो थी, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो पेन नो गेन। तो अगर तुम्हें कुछ पाना है तो उसके लिए उसकी सेक्रीफाइस भी देना पड़ता है। हम क्या चाहते हैं कि भी हमें सब मिल भी जाए और उसके लिए हम कोई एफर्ट भी ना करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम मुझे 4-5 साल तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे, बहुत ही। लेकिन एक चीज है कि अगर तकलीफ होती है तो ही उसकी मजा आती है ना। अगर आप कंफर्ट सिचुएशन में अगर कुछ अचीव करते हो तो वो एक्साइटमेंट तुम्हें नहीं वैल्यू नहीं रहती है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन कोई चीज हमने बहुत ही एफर्ट से हासिल की हो तो उसकी जो एंजॉयमेंट रहती है ना, और उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो अनबिलीवेबल था। तो 4 या 5 साल के बाद आई बिकेम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने एमकॉम में भी आई वाज टॉपर, फिर मैंने आईसीडब्ल्यू इंटर भी किया, फिर मैंने सीए पूरा किया। उसके बाद मैंने डीसा करके हमारी डिग्री आती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, उसमें भी मैं वन ऑफ द टॉपर रहा था। उसके बाद रिसेंटली अभी मैंने सीपीए ऑस्ट्रेलिया एग्जाम पास की इसी साल, जो ऑस्ट्रेलिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो भी मैंने पास किया। और हमें तो कहा गया है कि तुम्हारी जो इल्म की जर्नी है वो तुम्हारे बर्थ से लेके तुम्हारी डेथ तक है, बराबर है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, स्टिल आई एम ए लर्नर। अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है और वो अपना पर गिव अप कर लेते हैं कि नहीं फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आगे कैसे पढ़ूंगा। उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ना, अब पहले ऐसा था कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बच्चों की पढ़ाई ना आगे बढ़े, अब ऐसा नहीं रहा। अब है ना, मैंने जहां तक मेरा ख्याल है वहां तक कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ ना सका हो अभी के माहौल में, ऐसे बहुत रेयर केस है। मेरे पास भी मेरी जो सीए की जो फी थी 1600-500 मेरे पास नहीं थी। तो मेरे जो एम्प्लॉयर थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने 1000 रुपीज दिए थे और हर महीने में स्टाइपेंड से मैं उनको पैसे देता था। देखो, अगर आप सोचते हो ना तो रास्ते निकल जाते हैं, धैर्य से विल धैर्य से वे। और मुझे तो कहते अभी खुशी हो रही है, गवर्नमेंट तो सपोर्ट करती है, लेकिन बहुत सारी एनजीओ है, जैसे कल ही अब स्काईलार्क का एक फंक्शन है, और वो लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होके फंड कलेक्ट करते हैं और जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं उनको वो हेल्प करते हैं। अभी मैं बड़ौदा गया था, तो बड़ौदा में भी मैंने, बड़ौदा डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन है, तो हर साल लाखों रुपए वो लोग ये दे रहे स्कॉलरशिप। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो फ्री में या नॉमिनल फी में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीए के कोचिंग सेंटर है, एक से समा में है, तो समा में हम या तो 0 फी या नॉमिनल फी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह से एफडी में हमने सीए का कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, इस तरह से बड़ौदा में जुबेर गुपलानी साहब कर रहे हैं, उन्होंने तो यूपीएससी ने उसकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट की। इस तरह से भरूच में पटेल साहब है पीएमईटी करके। तो बहुत सारे, मुझे तो सबके नाम शायद मैं भी कह नहीं सकता, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं पैसे से। इतनी सारी संस्थाएं, गवर्नमेंट खुद स्कॉलरशिप देती है, लोन मिल रही है, तो अगर आप सोचोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। अब टाइम क्या होता है कि पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि ये संस्था हमारी हेल्प कर रही है, या ये करेंगे तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स को ही नॉलेज नहीं होती है कि हमारे लड़के को अगर पढ़ाना है तो इसके लिए हमें इसको
इनसे बात करनी पड़ेगी या फिर इनसे बात करनी पड़ेगी, कि फिर ये कैसे पेरेंट्स को कैसे आप क्या बात करना चाहेंगे? ना, ये बात आपकी बहुत ही सही है और इसीलिए हम लोग है ना, आपको शायद पता होगा कि नहीं, एक अहमदाबाद मेगा एजू फेस्ट नाम की हमारी मुहिम है। यस। अभी तक हम लोग ने 3 मेगा एजू फेस्ट किए हैं। हमारा पर्पज वो है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। अब ये प्लेटफॉर्म कैसा है कि जो ये सब डॉट को कनेक्ट कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, तो हमारे पेरेंट्स बेचारे ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी डेली अभी महंगाई है, तो उनके घर के खर्चे निकालना, उनके और सारे फैमिली इश्यू होते हैं या मेडिकल इश्यू होते हैं, और उसमें अपने बच्चों को आगे पढ़ाना कैसे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, और साथ में पैसे की तकलीफ है। तो इसी वजह से हम लोग ने अहमदाबाद मेगा एजू फेस्ट 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इंशाल्लाह हम एक चौथा भी करने जा रहे हैं। वहां हम हजारों लोगों को इन्वाइट करते हैं और हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी जो लोग पैसे की हेल्प कर रहे हैं, जो एजुकेशन से हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट की है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए और जिनको लेनी है वो आके ले। ये दोनों को हम कनेक्ट करने का काम करते हैं और अच्छे से स्पीकर को भी इनवाइट करते हैं हम। इंशाल्लाह हम रिवर फ्रंट पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसका ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो हैं। दूसरी मेरे इस तरफ से मानना है, मैं पेरेंट्स को खास कहूंगा कि देखो, आज अगर हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम उसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ना ढूंढे, हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढे। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन वो सॉल्यूशन हम क्या बच्चों को कहीं जॉब पे लगा देते हैं, छोटी जॉब पे, या छोटा काम करवा देते हैं। होगा क्या, जो तकलीफ आपने भोगती वही तकलीफ आपके बच्चे भोगते गए। तो इसलिए आप क्या करो, थोड़े एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। आप क्या करो कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो जिनके पास है उनके पास जाओ, इंशाल्लाह रास्ते आपको मिलते जाएंगे। जैसे बहुत सारे देखा गया कि आपको 12वीं के बाद या तो लड़की को जॉब पे लगा देते हैं, या कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ फादर अर्निंग करते हैं, जब थोड़ा बच्चा भी थोड़ा कमा लेगा उसको फिर पढ़ाई से बिल्कुल दूर कर देते हैं। ऐसा भी मेंटालिटी है हमारी अभी तक, उसके बारे में? नहीं, वही बहुत ही गलत मेंटालिटी है। मैंने कहा ना कि हम हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और क्या होगा मालूम है, जो जिंदगी में जो तकलीफें तुमने भुगती वही तकलीफें तुम तुम्हारे बच्चों को देना चाह रहे हो। आपने ऑलरेडी इतने साल तो तकलीफ ली है, 3-4 साल और तकलीफ ले लो। बच्चे को कहो कि बच्चे, अगर तू अभी जॉब करेगा तो 5 या 10 या 15 कमाएगा, तेरी एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर जैसे हम एवेंजर मूवी देखते हैं, तो एवेंजर में क्या होता है, हर एक के पास एक शील्ड होता है, राइट? जैसे किसी के पास हैमर है, किसी के पास प्रोटेक्शन के लिए। तो अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बड़ा ये हमें एक प्रोटेक्शन दिया है या शील्ड दिया है, जिससे हम, जैसे वो एक जादुई चिराग की स्टोरी आती थी, मैं पता हो तो, एक प्रिंस को जादुई चिराग वो मिलता है, अलाउद्दीन को। तो वो कैसा था, जीन, कि वो जादुई चिराग को घिसे तो उसमें जीन निकलता था, और वो जो अपनी इच्छाएं कहता था वो जीन पूरी करता था। सेम यही जर्नी हमारी एजुकेशन की, इल्म की है, कि 3-4 साल हमें तकलीफ पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अगर अच्छी डिग्री होगी, अच्छा नॉलेज होगा, अच्छी स्किल होगी, तो वो जो डिग्री है ना, वो एजुकेशन जो तुम्हारे वो जादुई चिराग का काम करेगा। फिर आप उससे जो भी मांगोगे ना वो मिलेगा। और ये हर जनरेशन को 25 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आपने आपके बच्चों को अभी नहीं पढ़ाया तो 25 साल वो बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फिर उनका बच्चा जो आएगा वो वापस, उसको आना तो यही है। अब वो टाइम चला गया कि हम और कोई चीज से हम आगे बढ़ सके। एक ही चीज है जो हमें आगे बढ़ाएगी, हमारे सब ड्रीम पूरे करेंगे, वो है हायर एजुकेशन, इल्म है। तो तकलीफ पड़ रही है, लेकिन और तकलीफ लो तुम, लेकिन कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। भले सूखी रोटी खाओ, तुम कुछ भी करो। अगर आप लारी चलाते हो, छोटी दुकान है, कुछ भी है, बच्चों को बोलो कि बच्चा तुझे पढ़ना तो है, कुछ भी हो, भले 3 साल 4 साल जहां तक वो पढ़ना चाहे वहां तक पढ़ाओ। इंशाल्लाह आपके सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुकेशन मिल जाएगा। एजुकेशन के बारे में आप कौन सी संस्था में अभी जुड़े हुए हैं? बहुत सारी संस्था। मेरी एक संस्था है साइन फाउंडेशन, जो हमीद मेमन साहब चलाते हैं। और ये साइन फाउंडेशन, अब देखो, लोग मानते हैं कि भी हमें कुछ अच्छा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अच्छी सिचुएशन होनी जरूरी है। कोई भी बंदा अच्छा काम कर सकता है, और इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे हमीद मेमन साहब है। अब वो पढ़े लिखे नहीं थे। 2002 के राइट्स के बाद उनको लगा कि भी हमारी कौम में ये एजुकेशन नहीं है, और उन्होंने एक साइन फाउंडेशन स्टार्ट किया। आज तुम्हें सरप्राइज होगा कि साइन फाउंडेशन 800 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है, नॉमिनल फ्री में पढ़ा रही है। और 17 सेंटर उन्होंने खोले हुए इल्म फाउंडेशन की हेल्प से, जहां हम कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, यानी उसमें मदरसा भी आ गए। और हर जगह तो
हजारों बच्चे हमारे साइन फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो साइन फाउंडेशन का मैं ट्रस्टी भी हूँ और साइन फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अहमदाबाद में हैं कि जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हर संस्था से हम जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो चल रहा है अभी वो है अहमदाबाद मेगा एजू फेस्ट। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं उसको सपोर्ट करती है और ये हमने कम्युनिटी का फेस्टिवल बना दिया है और पूरी कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है। तो हर घर से बच्चा बाहर आए, पेरेंट्स बाहर आए और कुछ लेके जाए। इसमें बहुत सारा हमने देखा है कि आपकी जब सीए की जर्नी पूरी हुई तो आपने जॉब शुरू की या फिर अपने पूरा का पूरा बिजनेस अपना पूरा स्टार्ट खुद की ऑफिस शुरू कर दिया? बहुत आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहा और मैं यूथ को भी कहना चाहूंगा। मेरे पापा जब मैं छोटा था तो वो कहते थे मुझे कि बेटे जॉब मत करना, क्योंकि अल्लाह ताला अगर तुम्हें कुछ देना चाहता है तो तुम्हारी रोजी उससे बन जाती है। यानी तुम्हें और मैंने जब सीए में बन गया, मेरे दो पार्टनर जो मेरे फ्रेंड रहे थे, हम तीनों ने डिसाइड किया कि खुद की ऑफिस ही करें। और उस टाइम तो मैं इतना लोग पहचानते भी नहीं थे, मेरा बैकग्राउंड भी नॉर्मल था, क्योंकि सीए की प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना जरूरी है। तो हमने सोचा कि नहीं करना तो प्रैक्टिस किया और हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, बहुत छोटी ऑफिस से स्टार्ट की। और जब हमने उसका इनॉग्रेशन रखा तो हमारे पास एक भी फाइल नहीं थी, लेकिन हम लोग लगे रहे, एफर्ट्स करने लगे। एक पेशेंस, एक हार्डवर्क और एक तुम्हारी सही नीयत, ये सब का कॉम्बिनेशन अगर होता है तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको ऑटोमेटिक मिलते जाती है। और फिर ऐसा हुआ कि हमारी प्रैक्टिस बहुत ही आगे बढ़ने लगी। माशाल्लाह अभी हमारी पालड़ी में बड़ी ऑफिस है, 30 से 40 बच्चे यहाँ काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीए होके निकले हैं, बहुत सारे बच्चे अभी सीए अपने वहाँ कर रहे हैं। तो उसमें भी इश्यू तो आते थे, लेकिन मैंने कहा ना कि अभी गुजरात की हवा में तो व्यापार है और हम लोग तो कैसा है कि हमारे तो ब्लड में ही बिजनेस है। तो मैं यूथ को ये कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खुद का कुछ करो। हाँ, खुद का कुछ करोगे तो तुम्हारा टाइम लगेगा। और सबसे मैं तो बड़ी क्वालिटी मानता हूँ वो है पेशेंस, जो मैं देखता हूँ अभी हमारे में बहुत कम हो गई है। तो पेशेंस, टॉलरेंस और कंसिस्टेंसी, अगर इसका कॉम्बिनेशन होता है में तो इंशाल्लाह आपको वेटिंग मिलेगा, लेकिन 2-5 साल में सूनर और लेटर आप लोग सक्सेस तो होते ही हो। हमारे बड़े भी कहते हैं कि कोई बिजनेस शुरू करो तो आपको 1000 दिन तो अपने बिजनेस में देने पड़ते हैं। बिजनेस पे देने ही पड़ते हैं, तब जाके आपको कुछ मुनाफा देखना पड़ता है आपको, तब तक तो आपको अपने घर के ही पैसे डालने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। तो आपका जो गोल है, आपका जो विजन है वो क्या है अभी स्टूडेंट्स को लेकर? मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा जो विजन ऐसा है कि 1947 से जब हमारी देश हमारा आजाद हुआ और उस टाइम हमारी हालत बहुत ही खराब थी, हर कौम की, लेकिन हर एक कौम ने अपने भी इससे एफर्ट्स किए और सबसे ज्यादा एफर्ट्स हुआ है एजुकेशन में, इल्म की दुनिया में। मैं अपनी कौम से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने भी बहुत सारा अचीवमेंट किया है। बहुत सारे हमारे पास रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं कि जिन्होंने बिल्कुल, उनका नॉर्मल बैकग्राउंड था और वो देश के सबसे बड़े पोस्ट पे पहुंचे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारे देश में हम सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो पहले तो तुम्हारे चीज में, तुम्हारे माइंड में से कोई भी नेगेटिविटी हटा दो। ये देश हमारा है, हर लोग के लिए सही रीत से काम मिलता है, हर एक को सही अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें उनके लिए लायक बनना पड़ेगा। देखो, अगर हम किसी के लिए लायबिलिटी बनेंगे तो किसी को हम पसंद नहीं आएंगे। हमें ये देश के लिए, सब लोगों के लिए हमें एसेट बनना है। अब आप एसेट बनोगे कैसे? तो आपको ऐसी स्किल लेनी है, ऐसा नॉलेज लेना है और हर जगह अवेलेबल है, हर एक के लिए अवेलेबल है। तो आप ट्राई करो। शायद हो सकता है कि आप छोटे गांव से आते हो तो शायद आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़े, पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो रामेश्वरम नाम के छोटे गांव से थे और वो भारत रत्न बन गए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अपने एग्जाम्पल लेने जाए तो सीरीज मिलती है। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में ये जानना है हमें कि हमें हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी रखनी नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आप नेगेटिविटी माइंड में से हटा दो। सेकंड, एक ही रास्ता हमारे सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है, वो है इल्म का रास्ता, एजुकेशन का। और खाली एजुकेशन नहीं, आप जाओ हायर एजुकेशन में, क्वालिटी एजुकेशन में, स्किल एजुकेशन में जाओ। कुछ ऐसी चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए जो लोगों के पास नहीं है। तो थोड़े डिफिकल्ट रास्ते पसंद करो। हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो 5 या 10 हजार इसमें मिलता है, मैं खुश हूं। नहीं, ऐसा मत करो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो।
जो आपको चैलेंज करे ना, ऐसे कोई कोर्सेस लो, कुछ सीखने मिलेगा आपको। और अभी तो इतने सारे एवेन्यूज है, कितने सारे ऑनलाइन आप देखने जाओ तो चैट जीपीटी से लेके एआई से लेके गूगल, यूट्यूब, इतने सारे लर्निंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आपको फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कई कोर्सेस देती है। तो आप ऐसे जगह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। तो सेकंड में आपको कहूंगा कि कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। थर्ड में कहूंगा कि हार्ड वर्क आपका बहुत ही जरूरी है। मेहनत करो, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। और मेहनत में करना क्या, हमें पढ़ना है, हमें लाइब्रेरी में जाके बुक लेके बैठना है, हमें कोई अच्छी स्किल्स करनी है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं। जो लोग सक्सेसफुल हुए, अगर आपकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो लोग ने बहुत ही मेहनत की है। 12, 14, 16, 18 घंटे लोग मेहनत किए। तो आप मेहनत करो। चौथा कि मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे में कम है। हम लोग अनाप कहते वो स्पेंडिंग करते हैं। हम लोग सोचते नहीं है कि भी हमारा जो मैं बोलता हूँ कि खुद में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन अवर सेल्फ। वी आर द बिगेस्ट ब्रांड इन दिस वर्ल्ड। हम क्या करते हैं कि हम ऐसी चीजों में पैसे अपने बिगाड़ते हैं कि जो चीज हमें टाइम भी आनंद देती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए, हमारे खुद पे। तो खुद को स्किलफुल बनाओ, रीडिंग करो। मैं देखता हूँ हमारी कॉम में रीडिंग नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है। और रीडिंग का मतलब खाली स्कूल की बुक और कॉलेज की बुक पढ़ना नहीं है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, जिससे तुम्हें नॉलेज मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। तो आप जितना पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया जानोगे। तो रीडिंग करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, नॉवेल पढ़ो, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक अवेलेबल है वो पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे ना, मैंने तो एक जगह पढ़ा है कि अगर आप कुछ पढ़ते हो ना तो वर्ल्ड में कई जगह तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो आपको पता नहीं कि जो चीज आप पढ़ रहे हो तुम्हें कब काम लगेगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो ये बात मैं आज के यूथ को कहूंगा। मैं सेकंड मैंने जो लास्ट इसके बाद की बात करूं, एटीट्यूड। तो जे लोग सक्सेसफुल થયા છે અને मैं ऑब्जर्व કર્યું છે, मैंने देखा हुआ है कि जो उनकी सक्सेस के पीछे 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके एटीट्यूड का है। और 30% उनकी स्किल और हार्डवर्क है। एटीट्यूड का मतलब ये कि हम किस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरह से हम पेश आते हैं। और कहा जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लोग आपका जजमेंट लेते हैं। तो अगर आप कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हो या किसी नए लोगों से आप मिलते हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, तो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं हो, आप पूरी कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यानी आपका एक गलत बिहेवियर या एक बिहेवियर अगर आपका सही नहीं है तो उसकी वजह से पीछे जो लोग तुम्हारे बाद आने वाले उनको भी इफेक्ट आती है। तो जब हम लोगों से मिले तब हमारा एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, हमारी जो बातें वो सॉफ्ट होनी चाहिए। उनके साथ जो उनके प्रॉब्लम को भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो अगर ये चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो सामने वाला भी सोचेगा कि ये बंदा तो बिल्कुल सही। हो सकता है कि शायद आपका डील आगे न भी बढ़े, लेकिन आप अगर अच्छी इमेज रख के जाओगे तो उसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसी है कि जो अगर हम ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस तो होना ही है। शायद सक्सेस डिले हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन सक्सेस नहीं मिलता ऐसा कभी नहीं होता। आपने जैसे अभी किया कि बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन। अगर हम आज का यूथ क्या करता है कि जब भी मोबाइल ओपन करता है सोशल मीडिया में अपना पूरा का पूरा टाइम लगा देता है। तो सोशल मीडिया से बचने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा ही मानना है कि हम लोगों के वीडियो देखें, उससे ज्यादा हमारे वीडियो लोग देखें कैसे, ऐसा खुद को बनाना चाहिए। तो ये जो माध्यम कोई भी गलत नहीं होता। एक मोबाइल एक आपका माध्यम है, हम सब यूज करते हैं, लेकिन कितना यूज करना वो विजडम हमारे पास होना चाहिए। और जैसे हमारे पास व्हीकल है, अब व्हीकल लेके हम पढ़ाई करने भी जा सकते हैं और व्हीकल लेके हम गलत काम करने भी जा सकते हैं। तो व्हीकल गलत नहीं है, उसका यूज करने वाला कौन सा माइंडसेट रखता है उस पर। तो मैं खास यूथ को कहूंगा कि अगर आज आपका वक्त अगर आप मोबाइल में या सोशल मीडिया में बर्बाद करोगे तो हो सकता है कि 2-5 साल के बाद आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां से आप वापिस नहीं आ सकोगे। तो हो सके तो इसका यूज तुम अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए, और यूट्यूब पे तो बहुत सारे नॉलेज एनरिचिंग वेबसाइट भी है या बहुत सारे वीडियोस है, आप पढ़ाई के लिए यूज करो। लेकिन आप इंस्टाग्राम या फेसबुक ये सब में अपना वक्त गुजार के, और
जरूरत भी उसकी। जरूरत बिल्कुल। आपके पास बहुत सारे एक एंटरटेनमेंट के ऑप्शन हैं। हाँ, खुद को अपडेट रखने के लिए सब चीजों से तुम, मैं ऐसा भी नहीं कहता सब चीजें मत रखो यार, उसको तुम उससे एक्वेंटेड ना हो, टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे यूज करने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पे वो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और मेरा तो एक क्लियर मानना है कि अगर ये 5 साल आपने कंट्रोल रख दिया खुद पे, तो बाकी ये 50 साल आपके अनबिलीवेबल हो गए। खाली 5 साल आपको खुद को संभालना है, और ये 5 साल आप रात दिन मेहनत करो, अपना स्किल बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, तो बाकी इंशाल्लाह 50 साल बहुत ही बेहतर जाएंगे। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज पे भी अवेलेबल है जो फ्री में, बहुत सारी टाटा कंपनी है जो फ्री में कोर्सेज दे रही है। एप्पल, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है बहुत सारी है, बहुत सारे फ्री कोर्सेज दे रही है, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट है, रिज्यूमे बिल्डिंग है, बहुत सारे से प्रोफेशनल कोर्सेज है जो आप यूज कर सकते हैं। हमारा क्या माइंड सेट है कि अगर हमें यही कोर्स पैसे देके करने को मिले तो हम कर लेंगे, हाँ, लेकिन फ्री में हम नहीं करते। ये हमारा माइंड सेट हो गया है। ये हमारा को एक कहाँ है कि अमिताभ बच्चन का केबीसी का डायलॉग जो मैं बहुत हर बार कहता हूँ, सीखना बंद जीतना बंद। अभी पहले ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई का मतलब क्या, कि जिसको लिखते और पढ़ते हैं उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। अब पढ़ा लिखा कौन है, उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। लर्न, अनलर्न और रीलर्न। यानी आप सीखो, कई बार ऐसा होगा जो आपने सीखा उसको ही बदलना पड़ेगा, यानी उसको बोलते हैं रीलर्न। और जूना सीखा हुआ हमें भूलना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं अनलर्न। और अमिताभ बच्चन साहब ने तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, सीखना बंद जीतना बंद। तो अब वो टाइम चला गया कि तुमने एक बार नॉलेज ले दिया और बात खत्म हो गई। हर फील्ड में इतने सारे चेंजेस आते रहते, आपको सरप्राइज होगा। सुबह जब मैं ऑफिस आता हूँ और उठता हूँ, मेरे घर में 3 न्यूज़पेपर आते, ऑफिस में आके न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ मैं। हर जितने भी अपडेशन आते हैं, यानी 1 से 2 घंटा डेली मेरा पढ़ाई में जाता है। यानी कंटिन्यूस मैं ट्राई करता हूं कि जो जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं हमारे फील्ड के और दूसरे और के फील्ड के, उससे खुद को अपडेट रखूं। और कई बार मैं देखता हूं ये कोर्स रेरा करके है, फिर ये अपग्रेड करके है, कितने सारे ऑनलाइन, कितनी नॉमिनल फी में जो 300 रुपए, 400, 500 रुपए में तुम्हें लाइफ की वो स्किल सिखाते हैं कि जिससे तुम लाखों करोड़ों कमा सकते हो। तो हम 300-400 रुपए मूवी में या खाने में हम इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा अगर ऐसे कोई कोर्सेस हम करेंगे। देखो अब है कोई ऐसा बोलता है कि पैसे की वजह से मेरा एजुकेशन अटका है, ऐसा नहीं है। आपके और एजुकेशन के बीच में एक ही चीज जरूरी है, वो है ब्रॉडबैंड। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो आप IIM का जो MBA वो जो पढ़ाई करता है वो लड़के पढ़ाई तुम घर बैठे आपके मोबाइल या अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो। ऑनलाइन सारे कोर्सेज, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल, उससे ज्यादा तुम पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी प्रायोरिटी इल्म होनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी इल्म नहीं है तो आप बहाने निकालोगे कि मेरे पास अब, और ये रास्ता, यही रास्ता है जो तुम्हें आज नहीं तो कल वो रास्ते पे तुम्हें आना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे IIM के भी बहुत सारे कोर्सेज है जो फ्री में अवेलेबल है या फिर नॉमिनल फीस में अवेलेबल है। IIT अहमदाबाद है, IIM मुंबई है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके कोर्स अवेलेबल है। सब मैं आपको कहूँ कि 12वीं के बाद भी इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके लिए एफर्ट नहीं करते। जैसे इंटीग्रेटेड MBA IIM इंदौर से होता है, 12वीं के बाद 5 साल में बच्चा MBA बन जाता है। इंटीग्रेटेड LLB, अगर आपको इंडिया का अच्छा बेहतरीन वकील बनना है तो उसका भी 5 साल का कोर्स है, 12वीं के बाद आप कर सकते हो। और बहुत सारी MBA डिग्री है जो आपको घर बैठे मिलती है, ऑनलाइन आप MBA भी कर सकते हो। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें उसके लिए गूगल सर्च इंजन का यूज करना पड़े और हमारे लिए यूज करना पड़े। हम क्या करते हैं, जनरली ये टेक्नोलॉजी का यूज हम किसी और के लिए करते हैं। गूगल सर्च करना ज्यादा, हम किसी भी तरह के किसी भी तरह, अब तो उससे ज्यादा तो चैट जीपीटी है। अभी तो आपको जो भी समझना है उसकी हिस्ट्री से लेके सब मिल जाता है। मैंने कहा ना, जस्ट आपका एक डिसीजन कि आज मुझे कुछ सीखना है। डेली आप नक्की करो कि आज मैं कुछ 1 या 2 घंटे में नया, आज जहां तक मैं नया ना सीखूं वहां तक मुझे सोना नहीं चाहिए। राइट, बहुत सारे, बहुत ऐसे, बहुत अच्छी बात कही सर आपने जी। और इसी तरीके से आपने कहा कि आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो कोई कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में बताएं जिन लोगों को, जिनके बारे में शायद किसी को नॉलेज ना हो या फिर उनसे लोग फायदा उठा सके। जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि ये स्काईलार्क करके मैंने कहा आपको, कल ही उनका एक प्रोग्राम है और उसमें लाखों रुपये वो लोग गरीब बच्चों को या अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो लोग एज ए स्कॉलरशिप देते हैं। इसी तरह कल जेन्युइन हेल्थ फाउंडेशन, शायद आपने नाम सुना, यूथ, आपके जैसे यूथ बच्चे भेगी के उन्होंने संस्था बनाई है। तो कल उन्होंने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा है जुआपुरा में, एम्पायर पार्टी प्लॉट में। और
उनका टारगेट तो 1000 से ज्यादा ब्लड को, और खाली वो लोग ब्लड डोनेशन कैंप रखते हैं, कंटिन्यूस वो लोग सोशल एक्टिविटी करते हैं। और उनका एक मुझे तो बहुत व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया है, और हर एक टास्क को एक इवेंट बना देते हैं वो लोग। जैसे किसी बच्चे को पढ़ना है और उसके लिए मेडिकल के लिए 5 लाख की जरूरत है, तो वो लोग उसको एक टास्क बना के वो लोग खुद एक रुमाल रखते हैं, रुमाल से लोग पैसे डालते हैं, या फिर अपने जो कनेक्शन वाले वो कोई 1000 देता है, कोई 2000, 5000, वो जहां तक वो 5 लाख खत्म नहीं होते वहां तक लोग पूरा नहीं करते। एक डैनियल दिल्ली वाले बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारी संस्था है जो अभी मुझे सबके नाम याद नहीं है, पर मैं तो देखता हूँ इतनी सारी संस्थाएं काम कर रही है। जैसे आधार कार्ड के लिए काम चल रहा है अभी, फिर ये आयुष्मान कार्ड, उसके लिए भी अभी कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे यूथ लोग काम लगे। तो मैं यूथ को कहूंगा कि अल्लाह ताला ने तो हमें कहा है कि हम हमारे लिए तो करते हैं, लेकिन हमें किसी और के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये सब तो हमें जवाब देना है। तो आप यूथ हो, आप इसी अच्छी सी संस्थाओं से आप जुड़ो, जैसे आप दोनों हो, आप बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे 20 नगर से आज आके आप ये काम करो, आपका पर्पज ये कि पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचे। तो इसी तरह आज के यूथ अगर इसी संस्था से कनेक्ट होगा, अच्छे अच्छे काम करेगा, तो इंशाल्लाह इससे बहुत सारे लोगों खुद का तो सेल्फ डेवलपमेंट होगा। जैसे आज आप आए तो आपको भी बहुत सारी चीजें जानने मिली, मुझे जानने मिली। तो अगर आप किसी से मिलते हो, कहीं जाते हो, तो आप बहुत सारी चीजें सीख के भी आते हो। तो अगर यूथ ऐसी संस्थाओं से जुड़ेगा, जो बहुत सारी संस्थाएं काम करी पूरे अक्रॉस गुजरात में, गवर्नमेंट तो करती है लेकिन हमारी संस्थाएं भी बहुत सारे काम कर रही है। अगर हम उससे जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम उनको दे भी सकेंगे और हम सीख भी सकेंगे। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, आप एक संस्था से जुड़ोगे तो आपको और संस्था के बारे में पता चलेगा, और संस्था से जुड़ोगे तो और संस्था के बारे में पता चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी है कि जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनको भी मिलोगे तो उनसे भी आप बहुत सारी चीजें, जैसे आप कासम भाई वोरा की बात की, अब वो उनका जो संस्था है अफजल भाई मेहमान साहब लोग कर रहे हैं, अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, जैसे गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने अभी समीर सिद्दीकी साहब का उन्होंने प्रोग्राम रखा था। एक हमारे हुए सरेस वाला साहब है, एक हमारे प्री पब्लिक स्कूल के ये रफीक कोठारिया साहब है, सिटी में इरफान बावर साहब ने राजू में काम कर रहे हैं, हमारा क्रेशन ग्रुप है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, एफडी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कुछ वहां प्रोग्राम होते हैं। तो इतनी सारी संस्थाएं, स्कूल वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस सबसे जुड़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हम भी सीखेंगे, अपॉर्चुनिटी नेटवर्क भी अच्छा बनता है, अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, हम हमारा नॉलेज लोगों से शेयर भी कर सकेंगे। तो आज का जो यूथ का जो मेन जो पैसा होता है वो गलत जगह पर इन्वेस्ट होता है, तो सही जगह पर उसको कैसे इन्वेस्ट करें? मैंने एक चीज वो सब एक मैंने ऑब्जर्व की है कि हमारे वहाँ वीसी 1 का 3 ये मसले बहुत ही ज्यादा है। अभी भी हम लोग फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं आए हैं, हम लोग बैंकिंग में ट्रस्ट नहीं करते हैं। अभी एक सलीम खान साहब और एक शहजाद सर करके हैं, उन्होंने एक सिटी में एक सरिया के हिसाब से पेड सोसाइटी बनाई है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो इसी संस्था से हम जुड़े तो हमें पता चले। तो होता क्या मालूम है, हम लोग सेविंग का कंसेप्ट हमारा नहीं है। राइट, सेविंग हम क्या सोचते हैं कि भी आज का हो गया खत्म, और फिर क्या होता है कुछ भी तकलीफें आती है ना, तो हम लोग हमारे पास कुछ होता नहीं है तो हम उसका सामना कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल लिटरेसी है। हमें हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, हम थोड़े थोड़े पैसे बचाएं, और पैसे बचाने का आधार तुम्हारी कमाई नहीं होती, तुम्हारा एटीट्यूड होता है। लोग 1000 रुपए कमा के भी 100 बचा सकते हैं, और लाख रुपए कमा के भी देवा कर सकते हैं। तो हमें क्रेडिट कार्ड से दूर रहना चाहिए, हमें ऐसी कोई लोन या लायबिलिटी मिलनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट रेट हाई हो, हमें ऐसी कोई ग्रुप से जुड़ना नहीं चाहिए जहां साल में डबल हो जाए, साल में 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, वो सब फेक होता है। वो एक ऐसी चीज होती है जहां आप फंसते हो और आपके पैसे भी जाते हैं। तो ऐसी संस्था से हमें दूर रहना चाहिए। हमें कहाँ अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर हम सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी वेल्थ बिल्डिंग होगा। और सरिया के हिसाब से भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी संस्थाएं दे रही है, तो हम उसमें इन्वेस्ट करें तो वो सब अच्छी प्रॉपर्टी हम ले, तो जिससे कल उसका एप्रिसिएशन में तो हमें काम लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सेविंग, हम बचत की हैबिट करें। और मैं मेरी बात बताऊं तो मैं क्या करता हूं, मैं जो कमाता हूं उसमें सबसे पहले बचाता हूं और फिर खर्चा करता हूं। लोग क्या करते हैं, पहले कमाते हैं, सब खर्चा कर देते और फिर पैसे बचते तो बचाते हैं। तो हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना है। हमें सोच रहे हैं कि मैं 10,000 कमाता हूं तो मैं 2,000 3,000 तो साइड में रख ही दूंगा, कुछ भी हो। अब मुझे बाकी जो 7,000 रुपए बचे उसमें मैं बजट बनाऊंगा और उसमें मैं मेरा खर्चा करूंगा। सर, आप इस मुकाम पर अभी है तो आपका जो विजन है वो विजन क्या है आपका, कि अगर मुझे लाइफ में आगे ये करना है, या फिर आपका कोई गोल होगा कि मुझे लाइफ में
इतने स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है या फिर मुझे कोई और संस्था में अपना पार्टिसिपेट करना है? क्या विजन है आपका सर? मैं तो ये सोचता हूँ हर बार कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेस्ट उम्मत बनाई है, हमें और हमारे देश ने हमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। यस। तो हमें उसके लिए काबिल बनने के लिए जो भी करना चाहिए हमें करना चाहिए, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हम लोग अहमदाबाद मेगा एजू फेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग जॉब फेयर रखेंगे, स्टार्टअप डोमनी बनाने वाले हैं और वहाँ हम बहुत सारे एजुकेशन रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड और अच्छे से स्पीकर भी बनाने वाले हैं। तो मेरा जो ड्रीम ऐसा है कि जो एजुकेशन है ना वो हर एक के बस की बात होनी चाहिए और जैसे प्राइमरी एजुकेशन फ्री है ना, इस तरह से हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन भी अफोर्डेबल और डूएबल होना चाहिए हर एक के लिए। राइट। कोई जो बेनिफिट डेवलपमेंट का, जो अपने देश का जो डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो हर जगह पहुंच सकेगा। तो हमारा जो सेकंड जो मेरा कंपेन जो है वो है कि हर जगह हम लोग इंग्लिश, कंप्यूटर लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी ये लोगों तक पहुंचाएं। हमारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, स्किलफुल हैं, उनको भी लाइफ में आगे बढ़ना है लेकिन उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की कमी मिलती है। तो हम लोग कैरियर रिलेटेड बहुत सारे सेमिनार कर रहे हैं और अभी भी और करना चाहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि भी जैसे एजुकेशन हमारा प्राइमरी राइट है ना, इस तरह से कैरियर के बारे में भी नॉलेज होना हमारा प्राइमरी राइट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन पता होगा तो हम आगे बढ़ेंगे ना, हमें रास्ता ही पता नहीं है तो हम कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। ये एक बहुत से बार देखा हुआ है कि 12वीं के बाद उनके पास करियर गाइडलाइंस होता ही नहीं है, इसीलिए वो कोई दूसरा कोई अपने करियर और ऐसा कोर्स उमेश भाई कर लेते हैं ना कि फिर 5 साल के बाद उनको पछताना होता है कि यार ये कहाँ हम आ गए। लेकिन वो चीज ऐसी थी जो तुम रिवर्स नहीं कर सकते और फिर क्या होता है पूरी जिंदगी में वही काबिल होने के बावजूद भी। तो मेरा तो ड्रीम ऐसा है कि हम कैरियर के रिलेटेड मैक्सिमम काम करें क्योंकि अब एजुकेशन का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। तो कैरियर और बहुत सारी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको लोगों से हम जोड़े। हम सब कुछ नहीं कर सकते और सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो सब लोगों तक पहुंचे तो एक बड़ा फोर्स क्रिएट होगा। आपको शायद वो स्टोरी पता होगी कि वो एक जाल लगी होती है कबूतर की और हर कबूतर ट्राई करता है कि वो जाल से मैं बाहर निकलूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। एक कबूतर समझदार होता है, वो बोलता है अपने साथ मिलके एक साथ हम एफर्ट्स करें और तो वो जो जाल है ना वो जाल को तोड़ कर सब कबूतर निकल जाते हैं। लाइफ में भी ऐसा ही है कि हमें अगर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है, हमारे वहां जो भी गरीबी है, बेकारी है या जो जो हमारे जितने भी सोशल इश्यूज है वो सबके बेस में तो इल्म ही है, हमारे यहाँ कम एजुकेशन ही है। उसके लिए हमें सबको एफर्ट्स करना है, ना तुम अकेले कर सकोगे, ना मैं अकेला कर सकता हूँ या ना हजारों लोग अकेले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब लोग मिल जाएंगे ना तो इंशाल्लाह एक टाइम वो वक्त दूर नहीं है कि जो अपना कंट्री डेवलप कर रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा इंशाल्लाह। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी संस्था के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने अभी मुझे बताया कि आप सीए, आपके अंडर में बहुत सारे लोग सीए बन रहे हैं, कितने सारे 500 यानी तकरीबन 500 लोग सीए बन रहे होंगे। तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी ऐसी संस्था चल रही है जिसमें लोग 1000 लोग सीए बन रहे हैं। आपका ये आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। एक्चुअली एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स शायद सब लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये इंडिया का सबसे बेहतरीन कोर्स में से एक कोर्स है ये। और ये कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है या कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ये इंडिया के पार्लियामेंट एक्ट 1949 के थ्रू ये पास हुआ है। तो ये फुली ऑपरेटेड, कंडक्टेड, एग्जीक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इसकी एक प्राइवेट बॉडी बनाई जिसका नाम है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अभी सीए लोग काम क्या करते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था सीए डे पे कि मेरी सिग्नेचर से ज्यादा अगर देश में किसी सिग्नेचर की वैल्यू है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बोला था। तो ये डिग्री ऐसी है जिसमें रिस्पेक्ट है, कोई एज ऑफ रिटायरमेंट नहीं है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इतनी अपॉर्चुनिटी है। बड़े बड़े लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, खुद की प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स, अकाउंट, ऑडिट, GST, इतने सारे फील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कि आप गिनते रह जाओ। लेकिन साथ में ये कोर्स ऐसा है कि जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फी में बन रहा है। आपको सरप्राइज होगा जान के, पूरे सीए की 4 साल की जो फी है ना खाली 77,000 रुपीज है। खाली 77,000 रुपीज में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। उसमें वो लोग कंप्यूटर सिखाते हैं और मैनेजमेंट स्किल देते हैं। तो और
सीए करने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेनी पड़ती है। उसका जो स्टाइपेंड मिलता है वो 1,08,000 रुपये होता है। आप सोचो एक डिग्री जो इतनी सारी वैल्यूएबल है, जो बड़े बड़े लोगों का ड्रीम है, वो डिग्री आपको ऑलमोस्ट फ्री में, और उसमें आप सब चीजें सीखते हो। आप खुद का आईटी रिटर्न तो बनाते हो, लेकिन खुद का अकाउंट, ऑडिट, बिजनेस में भी आपको स्किल काम लगती है। ये लोगों को पता नहीं है कि आप 10वीं के बाद सीए ज्वाइन कर सकते हो, 12वीं के बाद आपकी एग्जाम आती है, और 4 साल में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। यानी 21 साल की उम्र में आप हर महीने मिनिमम 50,000, 60,000, 70,000, कई बार तो पैकेज 24 लाख तक होता है साल का, महीने 2 लाख रुपया आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कमा सकते हो। तो ये डिग्री का इतना सारा इंपॉर्टेंस और इतनी सारी डिमांड है, तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं भी हम ये बातें हमारे कॉम तक पहुंचाएं। तो इसीलिए हम लोग कैरियर गाइडेंस सेमिनार करते थे और सीए के बारे में बताते थे। उसी टाइम हमारे हमीद साहब को हुआ कि भी अपना खुद का सेंटर क्यों ना हो, और जेके सा क्लासेस इंडिया का नंबर 1 क्लासेस है, और वो जेके सा सर है, वो ऐसी बातों में बहुत ही सपोर्ट करते थे मुझे पर्सनल लेवल पे। तो मैंने सर से बात की कि सर आओ एक सेंटर में हमें जरूर से, और उन्होंने दयानंद में सेंटर, जो अफजल भाई मेहमान साहब का एक गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट है, उन्होंने बढ़िया सा एक सेंटर बना के हमें दिया। फुली तुम्हें देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कोई ये हाईफाई इंस्टीट्यूट है, एयर कंडीशन, फुली बिल्कुल अच्छी तरह से। और जेके शाह सर की फैकल्टी वहां के हमें पढ़ाती है, सीए फाउंडेशन। तो लास्ट टाइम हमारे 85 बच्चे थे, इस बार भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। लास्ट टाइम हमारे 24 बच्चे फाउंडेशन पास कर दिए। फिर हमने सोचा कि इसको और आगे बढ़ाए, तो हमने इस बार एफडी में स्टार्ट किया। एफडी में भी हमें पूरा सपोर्ट मिला, एफडी में भी इस तरह से हमें एक सेंटर बना के दिया। उसके बाद बड़ौदा में जुबेर गुप्ता साहब को भी इच्छा थी कि हम भी ऐसा कोई सेंटर करें, माशाल्लाह वहां भी विपुल सर करके बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भरूच में हमने इस साल सेंटर शुरू किया है, और हमारे इंटर और फाइनल और फाउंडेशन में अलग जगह भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी अगर देखे जाए तो और हमारे 400 से 500 बच्चे सीए कर रहे हैं अलग अलग स्टेज पे, कोई फाउंडेशन में है, कोई इंटर में है, कोई फाइनल में है। तो ये ऐसा कोर्स है कि जो 4 साल में आपके लाइफ के सब ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेन जाना है, आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपको अगर हमारी तरह सोशल सर्विस भी करनी है, आपकी फैमिली को अगर आपकी गरीबी से बाहर निकालना है, तो 77,000 रुपीज में 4 साल की मेहनत से आप आपके लाइफ के सब ड्रीम पूरे कर सकते हो। तो मेरी कांटेक्ट में सर ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने बीकॉम के साथ साथ सीए का शुरू किया था, लेकिन क्या हुआ कि बीकॉम तो खत्म हो गया, लेकिन सीए के अंदर फर्स्ट टाइम में बहुत 2 बार फेल हो गए, तो लोगों ने फिर अपना ड्रीम छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे। एक्चुअली ये सीए टफ डिग्री नहीं है, ये टफ माइंडसेट वाली डिग्री है। यस, ये सीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और कंटिन्यूस हार्ड वर्क, और दूसरा छोड़ना नहीं है। देखो आप जब छोड़ते, मैं तो पहले ये मानता हूँ कि आप कुछ करते नहीं हो तो आपने हार मान ली। अगर आप कुछ करते हो तो कहीं पहुंचते हो। तो सबसे पहली चीज है कि आपको पहले डिसीजन लेना है। सेकंड, बहुत सारी मीथ है सीए के बारे में जो गलत है। सीए टफ कोर्स है, मैं मानता हूँ, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, डूएबल कोर्स। मैंने यूएस भाई बहुत सारे बच्चे देखे जो 3, 4 या 7 साल में ना हो, 5 साल में हो जाते, 6 साल में हो जाते हैं। नहीं होता, ऐसा नहीं बनता। दूसरा कि आप खाली ग्रेजुएशन करते हो तो लाखों लोग ग्रेजुएशन करते हैं जिसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर साथ में आप सीए करते हो तो नॉलेज तो लेते हो। अच्छा, 2 साल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां जाके अकाउंट, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रोजेक्ट फाइनेंस, इतनी सारी चीजें सीखते हो आप। तो वो सब चीजें तुम्हें लाइफ में काम लगे, ये लाइफ लर्निंग तुम्हारा ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ करते हो तो कहीं पहुंचते हो। और रही बात रिजल्ट की, तो फाउंडेशन का रिजल्ट ऑलमोस्ट 25-30% आता है, और साल में 2 बार एग्जाम होती है। इंटर का 15 से 20% रिजल्ट है, उसमें भी साल में 2 बार एग्जाम होती है। और पहले तो कोर्स थोड़ा लंबा था, 5 साल की जगह 4 साल कर दिए, सब्जेक्ट भी कम कर दिए। तो हमारी सीए के इंस्टीट्यूट तो बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, लेकिन मैंने बोला नहीं कि छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत ही अच्छी बात की थी सक्सेस के लिए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने 4 बातें की थी। उन्होंने पहली बात ये की थी कि सबसे पहले तो आप आपका लाइफ का गोल डिसाइड करो, और गोल डिसाइड करने के लिए आप अलग अलग ऑप्शन को आप स्टडी करो। गोल, उसके लिए आप जितने भी इंफॉर्मेशन ले लो, तुम सी के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलो, सबको मिलो, बराबर। उसके बाद आप क्या करो, नॉलेज एक्वायर करो। जितना भी आपने, होता कि हमारे लोग सीए ज्वाइन कर लेते, लेकिन हमारा जो अंदर इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो नहीं होता हमारा। तो खाली करने के लिए मत करो तुम। फिर उन्होंने कहा जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ड वर्क, बोले कि जे सिद्धि है जे वड़े मरे जे परसेवे ना है। 4 साल मेहनत है आपको, 4 साल सब छोड़ दो, तुम्हारे सोशल फंक्शन छोड़ दो, तुम्हारा ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, वो सबको तुम मिनिमम कर दो।
और पूरा फोकस तुम्हारे डिग्री पे होना चाहिए। तुम्हारे घर के अंदर ही लिख डालो CA सो एंड सो, रात दिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ सीक्रेट काम करता है। और चौथा उन्होंने सबसे अच्छी बात की जो मुझे बहुत ही पसंद, नेवर गिव अप। वो बोलते सलमान खान कहता है ना कि एक बार मैं खुद से कमिटमेंट कर देता हूँ फिर खुद की नहीं सुनता। तो ये जुनून तुम्हें पैदा करना है, ये तुम्हें सोचना है कुछ भी हो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और अभी तक मैंने देखा है जिन्होंने नहीं छोड़ा है ने वो CA बने और बने ही है। तो छोड़ना नहीं, जिन्होंने भी छोड़ा उनको बोलो वापस ट्राई करें, इंशाल्लाह वो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप लास्ट में अगर ये बताएं कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी? मैं तो यूथ को यही कहूंगा, वो बोलता है भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो मुझे तो एजुकेशन का रिजल्ट मिला है, बेनिफिट मिला है, और हमें तो ये मैंडेट है पढ़ाई का, इल्म का। तो मैं तो यही कहूंगा, अब कोई भी स्टेज पे हो तुम, अगर आप अभी जॉब भी कर रहे हो या कुछ बिजनेस भी कर रहे हो, हर स्टेज पे लर्निंग जरूरी है। हर स्टेज पे आप पढ़ो। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो बिजनेस के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपके बिजनेस को नए लेवल पे ले जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप घर बैठे भी बहुत सारे कोर्सेज आप पढ़ सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो अल्लाह ताला ने हमें और हमारे देश ने हमें एक मौका दिया है, और अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप स्टडी फ्रॉम होम भी कर सकते हो, उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, और आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी कि आप अच्छी तरह से वेल इक्विप हो गए, वेल नॉलेजेबल हो गए, वेल स्किल हो गए। और मुझे ओएस भाई और उनके पार्टनर आज आए यहाँ और मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि हर बच्चा कोई भी कौम का हो वो एजुकेशन के माध्यम से एक अच्छे से अच्छे सिटीजन बने, अच्छे से नागरिक बने और अपनी कौम का और अपने देश का नाम रोशन करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।